हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो इतिहास प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका आज ये 12वां पार्ट रहेगा। और इसमें हम 3 अंकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। और इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। और पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए हमारे प्रश्न है अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा। और उससे आगे देखो प्रश्न क्या है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो ये देखिए उसका उत्तर, दांडी यात्रा जो गांधी जी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। दांडी यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो ये इसमें पूरा उद्देश्य आ गया, भाई नमक कानून को तोड़ना था। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, ये क्यों विफल हुए। ये थोड़ा उत्तर बड़ा हो सकता है, आप अपने हिसाब छोटा कर लेना, लेकिन हमने पूरी बात इसमें रख दी है। क्या है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं संवैधानिक मुद्दों पर जमीनी स्तर पर राय विमर्श करने हेतु तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। यह ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय प्रतिनिधियों के बीच समान स्तर पर आयोजित की जाने वाली पहली वार्ता थी। यह गोलमेज सम्मेलन 3 चरणों में संपूर्ण हुआ। यह सम्मेलन भी रूढ़िवादी सांप्रदायिक तथा ब्रिटिश सरकार की खुशामद करने वाले राजभक्तों के कारण पूर्णतः असफल हुआ। ब्रिटिश सरकार की गांधी जी के प्रति द्वेष एवं कांग्रेस के प्रति ओछी मानसिकता ने सम्मेलन को कभी सफल नहीं होने दिया। साथ ही मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों के नुमाइंदों ने अपनी जाति या धर्म विशेष पृथक प्रतिनिधित्व की अलग राह अलापने लगे। भीमराव अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। पूरे सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मूल मांग स्वतंत्रता पर चुप्पी साधे रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि गांधी जी नाराज होकर इस सम्मेलन के निर्णयों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। कुल मिला के बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और हमारे यहाँ जो अलग अलग जाति धर्म के जो नुमाइंदे थे वो अपने अपनी राग अलाप रहे थे, एक साथ नहीं थे। मतलब इस वजह से गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा कि रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो ये देखिए रॉलेट एक्ट कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ खड़ा ही नहीं होना चाहिए। यह कानून सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए उस भारतीय को कारावास में बंद कर सकती थी। इस कानून के आधार पर अपराध करने वाले को उसके खिलाफ मुकदमा करने वाले का नाम तक जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। इस कानून का विरोध करते हुए देश में कई हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी ने इसके लिए व्यापक हड़ताल का आह्वान भी किया। अब देखिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। देखते हैं इस आंसर को कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ये देखिए सन 1927 में जहां एक तरफ भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए 7 सदस्यों की कमेटी को अमेरिका से भारत बुलवाया। ये सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के मनोनीत सदस्य थे। इसका नाम भारतीय संवैधानिक आयोग रखा गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन ने इसे अपना नाम देते हुए साइमन कमीशन रख लिया था। साइमन आयोग अंग्रेजों की प्रजाति विभेद की नीति का उदाहरण था। आयोग में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। इससे भारतवासियों में आक्रोश जगा और भारतीय इस बात से भी क्षुब्ध थे कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय अंग्रेज
लेंगे, अतः इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था, और लास्ट प्रश्न रहेगा बाल लाल और पाल कौन थे, इनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी। पहले खिलाफत आंदोलन हम देखते हैं। तो ये देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी कि अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। ठीक है, अब हमारा अंतिम प्रश्न है, लाल बाल पाल पर टिप्पणी करनी है आपको। आप सभी जानते हैं 3 व्यक्तियों के नाम है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1918 तक की अवधि में वे गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी के पक्षधर थे तथा सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे। 1905 के भंग आंदोलन में उन्होंने जमकर भाग लिया। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने पूरे भारत में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोगों को आंदोलित किया। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। 1908 में तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसके कारण उन्हें बर्मा यानी अभी का जो म्यांमार है स्थित मांडले की जेल में भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष की सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के कारण भारतीय स्वतंत्रता का यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ गया। अंततः 1928 में लाला लाजपत राय की भी अंग्रेजों के लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इतने उत्तर आपके हो गए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।